सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैदा होते ही आपकी पूरी जिंदगी तय हो जाती थी, जहां समाज को तीन सीधे साधे लेकिन एकदम पक्के खांचों में बांटा गया था। वो जो प्रार्थना करते हैं, वो जो लड़ते हैं और वो जो काम करते हैं। ये हकीकत थी मध्ययुगीन यूरोप की, एक ऐसा सिस्टम जो करीब करीब 1000 साल तक चला। आज हम इसी तीन स्तरीय दुनिया की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये बनी कैसे, चली कैसे और आखिर में टूटी कैसे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटे हुए है। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी की अपनी एक जगह थी, या कम से कम माना तो यही जाता था। यही वो तीन वर्ग थे जिन्होंने मध्ययुगीन यूरोप की नींव रखी। वो जो प्रार्थना करते, वो जो लड़ते और वो जो इन दोनों के लिए हाड़-तोड़ मेहनत करते थे। एक ऐसी दुनिया जिसे माना जाता था कि खुद ईश्वर ने बनाया है। तो सवाल उठता है, आखिर इस दुनिया में असली पावर थी किसके पास? और ये सवाल हमें सीधे मध्ययुगीन यूरोप के उस सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम के दिल में ले जाता है जिसे आज हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि यह सामंतवाद था क्या, फिर समाज के उन तीन वर्गों की दुनिया में झांकेंगे, बदलाव की आहट को महसूस करेंगे, 14वीं सदी के भयानक संकट को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे राजाओं ने इस पुरानी व्यवस्था की राख पर एक नई दुनिया खड़ी कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रोमन साम्राज्य बिखरा तो यूरोप में हर तरफ उथल-पुथल मची हुई थी, कोई सिस्टम ही नहीं था। और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसे बाद में इतिहासकारों ने सामंतवाद का नाम दिया। ये असल में सुरक्षा और एक तरह का ऑर्डर बनाने का तरीका था। तो ये सामंतवाद आखिर है क्या? देखिए, इसकी पूरी कहानी एक शब्द में छिपी है, फ्यूड। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा। और बस पूरी की पूरी व्यवस्था इसी एक चीज यानी जमीन के इर्द गिर्द घूमती थी। ये सिर्फ कोई आर्थिक सिस्टम नहीं था, बल्कि इसने लोगों के जीने, सोचने और यहां तक कि लड़ने के तरीके को भी तय किया। ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद यूरोप कैसा बिखरा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों और इलाकों का एक जाल सा। इस बिखरी हुए दुनिया में कोई एक ताकतवर राजा नहीं था, तो सुरक्षा कौन देता था? स्थानीय लॉर्ड्स या सामंत। वो लोगों को सुरक्षा देते थे और बदले में उनकी वफादारी और सेवा की मांग करते थे। अब बात करते हैं उस सोशल पिरामिड में सबसे ऊपर बैठे लोगों की। ये थे पहले दो वर्ग, पादरी और अमीर सामंत, मतलब वो लोग जिनके पास सारी जमीन थी, सारी ताकत थी और सारे के सारे विशेषाधिकार थे। उस जमाने के फ्रांसीसी पादरियों का मानना था कि समाज बस इन तीन हिस्सों में बटा है। पहला वर्ग पादरियों का, जिनका काम था प्रार्थना करना। दूसरा वर्ग अमीर सामंतों का, जो लड़ते थे और सबकी रक्षा करते थे। और तीसरा और सबसे बड़ा वर्ग किसानों का था, जो इन दोनों के लिए और सबके लिए काम करते थे। ये दो तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये पावर के दो सबसे बड़े सेंटर थे। एक तरफ है कैथीड्रल, जो चर्च की आध्यात्मिक और जमीनी ताकत का प्रतीक था, और दूसरी तरफ है किला, जो सामंतों की फौजी ताकत का खुला प्रदर्शन था। ये दोनों ही मिलकर उस दुनिया पर राज करते थे। और ऐसा नहीं था कि ये कोई जबरदस्ती की बात थी, लोग इसे भगवान की मर्जी मानते थे। 12वीं सदी की एक बहुत ही प्रभावशाली महिला हिल्डेगार्ड ऑफ बिगिन ने कहा था कि ये जो असमानता है, ये तो भगवान ने खुद बनाई है। मतलब ये कोई अन्याय नहीं, बल्कि दुनिया का एक नेचुरल ऑर्डर था। कम से कम उस वक्त तो यही माना जाता था। चलिए अब उस ग्रुप की बात करते हैं जो गिनती में तो सबसे ज्यादा थे, पर ताकत में सबसे कम। ये तीसरा वर्ग था किसान, जिनके कंधों पर अपनी मेहनत से इस पूरे सिस्टम का बोझ था। तो ज्यादातर लोगों की दुनिया कैसी थी? वो एक मैनर या जागीर में सिमटी हुई थी। ये नक्शा एक ऐसी ही जागीर का है। मैनर एक तरह से अपनी एक छोटी सी दुनिया होती थी। खेत, चरागाह, लॉर्ड का घर, चक्की, चर्च, सब कुछ एक ही जगह पर। अब किसानों में भी ये सब एक जैसे नहीं थे। कुछ तो आज़ाद किसान थे जो लॉर्ड से जमीन किराए पर लेते थे, लेकिन ज्यादातर किसान सर्व थे, मतलब कृषिदास। जरा सोचिए, आपकी हालत यह है कि आप जिस जमीन पर काम करते हैं, कानूनी तौर पर आप उसी का हिस्सा हैं। आप उसे छोड़ नहीं सकते, अपने मालिक की इजाजत के बिना शादी नहीं कर सकते, और आपको उसके लिए मुफ्त में भी काम करना पड़ता था। उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और बहुत कम आजादी की थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। 11वीं सदी के बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे बदलाव आने लगे जिन्होंने इस सामंती व्यवस्था की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। और यह बदलाव शुरू हुआ खेतों से।
यूरोप का मौसम गर्म होने लगा तो फसलें बेहतर होने लगी। नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे लोहे की नोक वाले हल और जानवरों के लिए नए तरह के हार्नेस, जिनसे खेती करना और आसान हो गया। और फिर आई 3 क्षेत्र प्रणाली, जिससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल होने लगा और खाने का उत्पादन जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। अब जब खेतों में अनाज ज्यादा होने लगा तो इसका असर ये हुआ कि शहर फिर से बसने लगे, उनकी रौनक लौटने लगी। शहर व्यापार, कारीगरी और एक नई तरह की आज़ादी के सेंटर बन गए। उस वक्त एक कहावत बड़ी मशहूर हुई, शहर की हवा आज़ाद करती है। इसका मतलब था कि अगर कोई सर्फ अपने मालिक से भागकर 1 साल और 1 दिन तक किसी शहर में छिपा रह जाए तो वो आज़ाद हो जाता था। और तभी सीन में एक नया प्लेयर आ गया, व्यापारी, कारीगर, बैंकर। ये लोग पुराने 3 वर्ग वाले सिस्टम में कहीं फिट ही नहीं होते थे। वो ना तो प्रार्थना करते थे, ना लड़ते थे और ना ही जमीन पर खेती करते थे। उनकी ताकत जमीन से नहीं, पैसे से आती थी। और बस यहीं से खेल बदलना शुरू हो गया। और फिर आई 14वीं सदी, एक ऐसी सदी जिसने यूरोप को हिलाकर रख दिया। अकाल, युद्ध और सबसे बढ़कर महामारी, इन सब ने मिलकर सामंतवाद के ताबूत में आखिरी कीलें ठोकने का काम किया। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। 1300 में यूरोप की आबादी करीब 7.3 करोड़ थी। 100 साल बाद 1400 में ये घटकर सिर्फ 4.5 करोड़ रह गई। और इस तबाही की सबसे बड़ी वजह थी ब्लैक डेथ, यानी प्लेग। उस वक्त के लेखक जियोवानी बोकाशो ने जो लिखा, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस महामारी ने पूरे सामाजिक ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया। अचानक काम करने वाले लोगों की भारी कमी हो गई। अब जो मजदूर बच गए थे, उनकी मांग बढ़ गई। वो ज्यादा मजदूरी मांगने लगे, जिससे लॉर्ड्स की ताकत अपने आप कम होती चली गई। तो इन सब संकटों का नतीजा क्या हुआ? जो पुराने सामंत और लॉर्ड्स थे, वो बहुत कमजोर पड़ गए। और इससे जो पावर वैक्यूम बना, जो खाली जगह बनी, उसे भरना शुरू किया ताकतवर और महत्वाकांक्षी राजाओं ने। 15वीं-16वीं सदी आते आते हमें फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड में नए ताकतवर राजा दिखने लगे। इन नए राजाओं ने अपनी खुद की सेनाएं बनाईं, पूरे देश से टैक्स वसूलने का सिस्टम बनाया। अब वफादारी किसी छोटे मोटे स्थानीय लॉर्ड के लिए नहीं थी, बल्कि सीधे राजा और देश के लिए होने लगी। तो ठीक है, सामंती व्यवस्था तो खत्म हो गई, इतिहास बन गई, पर एक सवाल है, क्या उसकी छाप सच में पूरी तरह मिट गई? आज भी जब हम समाज में धन, शक्ति और मौकों का बंटवारा देखते हैं, तो क्या उसमें उस पुरानी दुनिया की कोई गूंज सुनाई नहीं देती? सोचने वाली बात है ना?